हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। अपन ब्लड पढ़ रहे थे और उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोसाइट। अगर अपन देखें एरिथ्रोसाइट का जनरल सा मीनिंग क्या होता है, तो जो ये एरिथ्रोसाइट है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक होता है एरिथ्रोस और दूसरा होता है साइटोस। दो वर्ड से मिलकर आपका ये एरिथ्रोसाइट वर्ड बनता है। एक होता है एरिथ्रोस और एक होता है आपका साइटोस। एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड, ठीक है। एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड एंड साइटोस का मतलब होता है सेल्स। मतलब ऐसी ब्लड सेल्स जिनका कलर कैसा है, रेड कलर होता है, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसी ब्लड सेल्स जिनका कलर रेड होता है उन सेल्स को क्या नाम दिया है अपन ने, एरिथ्रोसाइट। इसीलिए अपन एरिथ्रोसाइट के लिए जनरल वर्ड यूज करते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पस, आरबीसी मतलब। और इस कॉर्पस्कल की जगह अपन आजकल वर्ड यूज करते हैं सेल्स, ठीक है। कॉर्पस्कल का मतलब भी सेल होता है और सेल्स का मतलब भी सेल ही होता है। तो अपन या तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल कह सकते हैं या रेड ब्लड सेल कह सकते हैं, आरबीसी कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। ऐसी ब्लड सेल्स जिनका कलर रेड होता है उन्हीं को अपन ये सब वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि रेड ब्लड सेल्स कैसी होती है, ठीक है, उनकी शेप साइज वगैरह क्या होती है। तो आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव सर्कुलर एंड डिस्क शेप की होती है, ठीक है। आरबीसी जो होती है वो बाइकॉनकेव सर्कुलर एंड डिस्क शेप की होती है। अब इसका क्या मतलब है कि बाइकॉनकेव मतलब ऐसे सेल्स जिनके दोनों तरफ केविटीज बनती है, इस तरीके से, ठीक है, जिसके दोनों सरफेस के ऊपर केविटीज बनती है, उस सेल्स को क्या कहेंगे अपन, बाइकॉनकेव सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी की दोनों जो सरफेस होती है उसके ऊपर इस तरीके से केविटीज बनती है। और इन केविटीज का क्या फायदा होता है कि केविटीज बनने की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। तो आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, आरबीसी को कौन सी शेप की बनाया गया है, बाइकॉनकेव शेप की बनाया गया है। दूसरा फायदा इसका ये रहता है कि बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से आरबीसी अपनी साइज को रिड्यूस कर सकती है, स्क्वीज कर सकती है। और स्क्वीज करने की वजह से वो जितनी भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनसे लार्ज आरबीसी पास नहीं हो सकती है, तो उस जगह पर आरबीसी को अपने साइज छोटी करना होता है। तो वो किस वजह से कर पाती है, डिस्क शेप होने की वजह से, ठीक है। दूसरा है सर्कुलर। अगर मैं ऊपर से आरबीसी को देखूंगा तो आरबीसी मेरे को इस तरीके से नजर आती है, सर्कुलर, ठीक है। अगर मैं ऊपर से आरबीसी को देखता हूं तो सर्कुलर नजर आती है, और अगर मैं साइड से आरबीसी को देखता हूं तो कैसी नजर आती है, बाइकॉनकेव नजर आती है और डिस्क शेप, ठीक है, इस तरीके से। ये डिस्क शेप हो गया। अगर मैं इसी को ही हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, इस तरीके से कर देता हूं, तो ये हो जाती है डिस्क शेप की। तो ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, बाइकॉनकेव सर्कुलर डिस्क शेप विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। अभी आगे और बात करेंगे इसके बारे में कि आरबीसी में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट
होते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये तो शेप के बारे में बात हो गई, अब बात आती है साइज के बारे में। ठीक है, आरबीसी की साइज क्या होती है? तो आरबीसी की साइज की अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं कोई आरबीसी है, ये डिस्कस हो गया है। जो लेंथ होती है या जिसको अपन डायमीटर कह सकते हैं, ठीक है, ये जो डायमीटर होता है आरबीसी का वो होता है आपका 7.2 माइक्रोन। ठीक है, डायमीटर कितना रहेगा आरबीसी का? 7.2 माइक्रोन। और जो थिकनेस होती है आरबीसी की, ठीक है, जहां मार्जिन है वहां पर आरबीसी की थिकनेस कितनी रहेगी? 2.2 माइक्रोमीटर। किसी जगह पर आपको 2 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है और किसी जगह पर 2.2 माइक्रोमीटर भी मिल सकता है। तो लेंथ या डायमीटर हो जाता है कितना? 7.2 माइक्रोन और आपका थिकनेस हो जाती है कितनी? 2.2 माइक्रोन। लेकिन ये थिकनेस सिर्फ मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेगी, यहाँ से आरबीसी से थिन होती है। जो सेंटर होता है आरबीसी का वहां पर आरबीसी कैसी रहेगी? थिन रहेगी। तो यहाँ पर थिकनेस सिर्फ कितनी रह जाएगी? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो साइज के बारे में आपके पास 3 क्राइटेरिया हो गए हैं। एक तो होता है कि डायमीटर कितना होता है आरबीसी का, तो 7.2 माइक्रोन होता है, और मार्जिन पर थिकनेस कितनी होती है आरबीसी की? 2.2 माइक्रोन, और सेंटर पे आरबीसी की थिकनेस कितनी होती है? 1 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद में आता है कि आरबीसी जो है, ये मान लेते हैं आरबीसी है, यह लिख देता हूं मैं, ये आरबीसी है, और आरबीसी का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो है, अगर अपन ड्राई आरबीसी का वेट करें, अगर अपन ड्राई आरबीसी का वेट करें तो ड्राई आरबीसी के वेट का 95% पार्ट कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ड्राई आरबीसी होती है, ड्राई आरबीसी का 90% पार्ट कौन बनाता है? ड्राई आरबीसी का 90% पार्ट कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से आरबीसी जो है वो सबसे हेवीएस्ट ब्लड सेल्स बन जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ब्लड सेल का वेट सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा वेट कौन सी ब्लड सेल्स का होता है? आरबीसी का। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि सबसे हेवीएस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है? आरबीसी होती है। ठीक है, अब उसके बाद में स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन बात करें आरबीसी की, अगर आरबीसी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आरबीसी के पास 2 प्रकार की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, आरबीसी के पास, यहां देख लेते हैं अपन प्रोटीन। आरबीसी के पास 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो होता है एक्टिन, ठीक है, एक होता है एक्टिन और एक होता है स्पेक्ट्रिन। ये पूछे जा सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी के पास कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के पास में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? तो आरबीसी के पास 2 प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एक होता है एक्टिन और एक होता है स्पेक्ट्रिन। एक्टिन क्या काम करता है? एक्टिन आपके आरबीसी को प्रॉपर शेप के अंदर मेंटेन करने का काम करता है। ये एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है आरबीसी के लिए। और स्पेक्ट्रिन क्या काम करता है? स्पेक्ट्रिन स्क्वीज करने का काम करता है। आरबीसी को स्क्वीज करने का काम कौन से प्रोटीन फाइबर्स करते हैं? तो अपना आंसर रहेगा स्पेक्ट्रिन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है, जिनमें स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। जिनकी आरबीसी में स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, उनकी आरबीसी के पास कौन सा फीचर नहीं रह जाता?
स्क्वीज करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। और उस बीमारी को अपन कहते हैं स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। स्पेरोसाइटोसिस एक डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से आरबीसी की स्क्वीज करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। और अब जब स्मॉल ब्लड वेसल्स में से आरबीसी नहीं गुजर पा रही है, स्क्वीज नहीं हो पा रही है, तो इन दीवारों से या ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उनसे टकराने की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, उस बीमारी को कहते हैं अपन स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद में देखो कि आरबीसी एक प्रकार की ऐसी ब्लड सेल्स है जिसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। आरबीसी के पास में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, उनमें से पहला तो अपन ने इंट्रोडक्शन में देखा था विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। सम सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। सम सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एब्सेंट होते हैं आरबीसी में। जनरल सी जो सेल्स होती है उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। लेकिन आरबीसी के अंदर और सब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे, बस कुछ सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जैसे कि एक तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्टार बता देता हूं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से ही आरबीसी कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकती। और जब अगर आरबीसी सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी तो आरबीसी का कभी भी कैंसर भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें कौन सी सेल का सेल डिवीजन होता है, तो अपन बताएंगे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी का आपको सेल डिवीजन देखने को मिलता है, या डब्ल्यूबीसी काउंट ही बढ़ता है, आरबीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी के पास में न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो जनरल सेल होती है उसके पास दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? जो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं उनका सिंथेसिस करवाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो नॉन प्रोटीन जो प्रोडक्ट होते हैं उनका सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसमें सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। आरबीसी के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है। उसके बाद में आता है कि आरबीसी के पास में राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम मतलब जो आरबीसी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो राइबोसोम्स भी आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट होता है, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या काम करता है? सेल के अंदर एटीपी सिंथेसिस कराने का काम करता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। लेकिन आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? एब्सेंट होता है। अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा
तो वो एनर्जी प्रोडक्शन किस प्रकार से कर पाएगी, ठीक है। इसलिए जो आरबीसी है उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो आरबीसी कभी भी लिपिड एंड प्रोटीन्स से कभी भी एनर्जी सिंथेसिस नहीं कर सकती। इतना ध्यान रखना है कि आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इस वजह से वो ना तो लिपिड को मेटाबोलाइज कर सकती है और ना ही प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर सकती है। आरबीसी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। एटीपी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, सिर्फ ग्लूकोज से किया जाता है और उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोसाइटिक पाथवे। ग्लाइकोसाइटिक पाथवे। पूछ सकते हैं कि आरबीसी के पास में एनर्जी फॉर्मेशन कौन से पाथवे से किया जाता है, तो अपन बताएंगे कि ग्लाइकोसाइटिक पाथवे के द्वारा आरबीसी के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन किया जाता है। ये पूछ सकते हैं कि आरबीसी के पास में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस तो सबको पता रहता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ में कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जो एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट रहेगा, राइबोसोम एब्सेंट रहेगा और आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। उसके बाद में देखो, अब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अपन कह रहे हैं कि आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। आरबीसी का साइटोप्लाज्म, आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.85% NaCl। जो आरबीसी है उसके जो साइटोप्लाज्म होता है या इंटरनल जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, 0.85% NaCl। अगर हम आरबीसी को 0.85% NaCl, ठीक है, 0.85% NaCl से कम कंसंट्रेशन के फ्लूइड के अंदर अगर आरबीसी को रखेंगे तो आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। इतना याद रखना है अपने को, क्योंकि आरबीसी के अंदर के जो फ्लूइड है जिसको अपन साइटोप्लाज्म कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.85% NaCl, और अगर उसको लेस 0.85% NaCl कंसंट्रेशन पर रखेंगे अपन, तो ऐसे मान लेते हैं ये आरबीसी है और ये फ्लूइड है, ठीक है, ये वाला इसकी कंसंट्रेशन ये है, तो यहाँ से फ्लूइड कहाँ चला जाता है, आरबीसी के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे आरबीसी स्वेल हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो कितने अपन कंसंट्रेशन पर रखें आरबीसी को, तब अपने को एंडोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, लेस देन 0.85% NaCl के ऊपर अगर रखेंगे तो अपने को कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा आरबीसी की साइज के अंदर क्या सा चेंजेस आता है, आरबीसी की साइज इंक्रीज हो जाती है और आरबीसी कैसी देखने को मिलती है, अपने को स्वेल देखने को मिलती है। उसके बाद में देखो, अगर मैं मोर देन 2% NaCl, ठीक है, आरबीसी को अगर मोर देन 2% NaCl के ऊपर अगर फ्लूइड कंसंट्रेशन के ऊपर अगर अपन रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं फ्लूइड है, ठीक है, और इसमें ये है आरबीसी, ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से
आरबीसी से फ्लूइड कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिससे आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आरबीसी अपने को कैसी देखने को मिलेगी, श्रिंक देखने को मिलेगी। ठीक है, आरबीसी कैसी देखने को मिलती है, श्रिंक देखने को मिलती है, उसको कहते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद में है destruction of आरबीसी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को समझने से पहले अपने को इतना ध्यान रखना है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। तो जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पान कितना रहता है, 120। ठीक है, 120 डेज। और जो नियोनेट होते हैं, नियोनेट्स जो हैं, उनके अंदर आरबीसी का लाइफ स्पान कितना रहता है, 80 डेज। ठीक है, जैसे ही आरबीसी अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेती है, धीरे धीरे ओल्ड एज के अंदर चली जाती है, तो वो इस लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के बाद में एंडोथेलियल रेटिकुलो, एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंचती है। ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पहुंचती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मतलब स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन के पास पहुंचती है, और स्प्लीन के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी कहां पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्प्लीन के पास या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो आरबीसी के अंदर से कुछ कंपोजिशंस निकलते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं आरबीसी है। ठीक है, तो आरबीसी के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन, और एक होता है पोरफायरिन। ठीक है, हीम मतलब आयरन, और आयरन को वापस क्या कर लिया जाता है, बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, एक तो हीम निकलता है आरबीसी से, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, स्प्लीन के अंदर, और जब स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होगा तो 3 कंपोनेंट बाहर आते हैं। कौन कौन से, एक आता है हीम, एक होता है ग्लोबिन, और एक होता है पोरफायरिन। हीम का मतलब है आयरन, जो कि वापस जब नई आरबीसी फॉर्मेशन किया जाता है तब इसको वापस यूटिलाइज कर लिया जाता है। एक होता है ग्लोबिन, ये एक प्रकार की प्रोटीन है जो नेक्स्ट टाइम आरबीसी फॉर्मेशन किया जाएगा उसमें वापस से ये रीयूज कर ली जाती है। और उसके बाद में आता है पोरफायरिन। पोरफायरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन। ठीक है, और इस बिलीरुबिन को यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है तो एकमात्र वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बिलीरुबिन। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है आपके आरबीसी के बारे में बात। अब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब अपन डिस्कस करेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर आरबीसी का कंप्लीट फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको अपन कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है स्टूडेंट, आज अपन ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, और अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तब अपन बात करेंगे कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरती है आरबीसी, तब जाके एक मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है।